नाउ मॉडल टेस्ट पेपर 2 का क्वेश्चन 23 देखिए। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। इन इंटरवल्स में 0 से 2 पाई में आपका जो फंक्शन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इन फंक्शंस में किस फंक्शन में जो हमारा किन इंटरवल्स के अंदर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगर हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। हम सारे ही इंटरवल्स निकाल देंगे इसमें, क्योंकि मे बी क्वेश्चन इंक्रीजिंग का भी आ सकता है, तो मैं सारे ही निकालना बताता हूं आपको। करना क्या है, पहले इसका डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप देखें तो इंटरवल क्या है, 0 से 2 पाई, यानी यहां से और वापस यहीं आना है। जब 0 से पाई बाई 2 होगा व्हेन x इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी। सो व्हेन x is from 0 to pi by 2, so f dash x is greater than 0, so function is strictly increasing in कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट हम बात करेंगे जब पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, यानी कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां तो साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहां टेन और कॉट, यानी जो कॉस है वो तो पाई से और 3 पाई बाई 2 तक नेगेटिव होगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा व्हेन x इज फ्रॉम पाई टू 3 पाई बाई 2, f dash x is less than 0, so fx is strictly decreasing in pi by 2 to 3 pi by 2। अब इसके बाद जब हम 3 पाई बाई 2 से 2 पाई जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। व्हेन x इज फ्रॉम 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, तो f डैश x क्या होता है, ग्रेटर देन 0, सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। तो आपने चेक किया कि 0 से पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, इन दो इंटरवल्स में तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। वो पूछ क्या रहा था कि किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यहां फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्या है, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासिस एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। हमारे पास द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, वो क्या दे रखी है, x प्लस 1 बाई -2, y माइनस 3 बाई 3 एंड 1 माइनस z बाई
7। हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। जहां पर ये x1, y1 और z1 वो पॉइंट्स होते हैं जिनसे वो लाइन पास होती है, और ए बी सी क्या होते हैं? उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। बट जब लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तब ये पॉइंट्स होते हैं जिनसे वो लाइन पास हो रही है। बट यहां तो z पीछे है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लें आप और लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस ऑफ -1, क्योंकि यहां -1 रहा होगा तभी तो ये प्लस बना है। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे और नीचे आ जाएगा -7। तो आपके पास इसके डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं। लाइन passes through the point लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? -1, 3 और 1। किससे? -1, 3 और 1। इस पॉइंट से जो हमारी लाइन है वो यहां पर पास हो रही है। और डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास? उसके DRs ऑफ लाइन है हमारे पास -2, 3, -7। अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हों तो उनसे हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं। कैसे? हमें इसको इसके मॉड्यूलस से, यानी -2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 7 का 49, तो ये आ जाएगा आपके पास यहां पर। दिस विल बिकम 62। ये आ गया 62। तो √62 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या आ गए? -2 बाई √62, 3 बाई √62 एंड -7 बाई √62। इसके मॉड्यूलस से यहां पर -2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 7 का 49। सो 49 प्लस 4 इज आपका यहां पे हो गया दिस 53, 53 प्लस 9 इज 62। तो ये हमारे पास क्या आ गए? इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। तो पहले हमने वो पॉइंट निकाला जिससे वो लाइन पास हो रही थी, दैट इज -1, 3, 1। फिर उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए और डायरेक्शन रेशियोज को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करते ही हमें उसके डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा जो इसका और वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? हमारे पास दो लाइंस दे रखी हैं, दैट इज r वेक्टर 2i कैप -5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और दूसरी लाइन दे रखी है हमारे पास 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k कैप। ये हमारे पास दो लाइंस हैं। यहां पर लैम्डा के साथ ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर है। तो इनकी मदद से हम क्या निकालेंगे? इनका एंगल निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर b1 वेक्टर आ गया हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 6k
और b2 वेक्टर आ गया हमारे पास i प्लस 2j प्लस 2k। एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय द फार्मूला इनके बीच का एंगल हमें कैसे मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 वेक्टर का मॉड्यूलस और b2 वेक्टर का मॉड्यूलस। तो b1 डॉट b2 आएगा 3 इंटू 1 इज 3, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 और b1 का मॉड्यूलस आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 36, 1 4 4। यहां पे आ गया आपका 19 और ये 49 का रूट होता है 7, 9 का होता है 3। सो cos थीटा इज इक्वल टू 19/21। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। अब 19/21 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो cos को इधर ले जाएंगे तो यही एंगल हो जाएगा। एंगल इज cos inverse 19/21. This is basically the angle between the lines. Now, question 25 देखिए। Find the projection of the vector I vector plus 3j cap plus 7k cap on the vector। हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। मुझे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाय, उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट 7i माइनस j प्लस 8k कैप और इसका मॉड्यूलस नीचे 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 1 इज 7, माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, 7 इंटू 8 इज 56 अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और यहां पे कितना हो गया हमारा, दिस इज 56 माइनस 3 इज 53, 53 प्लस 7 इज 60 अपॉन यहां पे आ गया 50 प्लस 60 इज 114। This will become okay, this is the projection। तो ये फॉर्मूला है। अगर वो रेसिप्रोकल कहता कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर निकालिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज, वो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस। उसका मॉड्यूलस नीचे लेते हैं जिस पर हमें प्रोजेक्शन निकालना है। यहां बी पर निकालना था तो बी वेक्टर का मॉड्यूलस नीचे, वहां हमें ए पर निकालना है। इसके बाद सेक्शन सी देखिए, क्वेश्चन 26 को आप देखें तो इंटीग्रेशन से है, लेट आई इज इक्वल टू 0 to 1 x इंटू ई की पावर x स्क्वायर dx। यहां पर आप देखें तो यदि मैं x स्क्वायर को पुट कर दूं तो ये x dx यहां से चला जाएगा। तो हम यहां पर
एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt, और x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt बाई 2 के। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी। व्हेन x इज 0, जब x 0 है तो t भी कितना है, 0। व्हेन x इज 1 तो t कितना है हमारा, 1 है वो भी। तो यहां पे आ जाएगा 0 to 1, x dx की जगह आएगा dt बाई 2, और यहां पे आएगा e की पावर t। 1/2 को आगे ले लिया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, 0 to 1, यहां आ गया 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। e की पावर 0 होता है 1, सो 1/2 e माइनस 1। दिस इज बेसिकली द इंटीग्रेशन। तो केवल एक्स स्क्वायर को पुट करना है, लिमिट्स चेंज करनी है, एंड सिंपल इंटीग्रेशन यहां पर हो गया है। इसके और वाला पार्ट देखिए, लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसको कैसे करते हैं, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लो, मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं e की पावर x साइन एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x कॉस एक्स डी एक्स। अब इस वाली टर्म को आपको नहीं छेड़ना है और यहां पर इंटीग्रेशन कर देना है बाई पार्ट से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो होल में टर्म मिल रही है उसका इंटीग्रेशन, प्लस ये वाली टर्म साथ में चल रही है। आप ध्यान से देखें तो ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगी, और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा प्लस c। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन यहां पे आ गया। सिंपली केवल इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको सेम लेके चलना है साथ में, और फिर हमारा इंटीग्रेशन यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देखिए, लेट i इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप ध्यान से देखें तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन है। इसको हम कैसे करते हैं, हम इस टर्म को मान लेते हैं, लेट 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए अपॉन में पहली लीनियर टर्म प्लस ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए हम bx प्लस सी लिखेंगे ऊपर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑन बोथ साइड। तो यहां पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहां 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और bx प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स। अब यदि आप इसमें x की जगह 1 रख दें तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो यहां से a की वैल्यू आ रही है 1। अब b और c की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू a प्लस ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां आएगा a माइनस बी। एक्स वाली टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो b माइनस सी, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास यहां a प्लस सी। अब दोनों को कंपेयर करके हम x की वैल्यू यहां a b की वैल्यू यहां से निकालते हैं। वो देखिए कैसे। नाउ अब एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो इधर तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 है। कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर 0, इधर है a माइनस बी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया a इज इक्वल टू b और वो है हमारा 1, तो b की भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब x का कॉफिशिएंट है इधर b माइनस सी और इधर है 0, तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से b बराबर आ गया c के यानी 1 के। तो a b और c तीनों की ही वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इस टर्म में यहां पुट करो तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसके लिए एक बार तो x के अपॉन में इसको लिख लो और एक बार 1 के अपॉन में लिख लो। अब आप ध्यान से देखें तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ये लॉग में चला जाएगा, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x, बट इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए कैसे, सभी पर अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। यहां 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, सो दैट नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाए। अब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे आ गया tan इनवर्स x प्लस सी। सो I इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन आया है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था पार्शियल फ्रैक्शन से। इसके बाद 28 भी किससे दे रखा है, इंटीग्रेशन से। लेट I इज इक्वल टू 1/3 टू 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। अब यहां से हम एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं अंदर से, और तो यहां कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्स क्यूब को कॉमन लेते हैं तो एक्स क्यूब बाहर आएगा, तो ये 1/3 पावर भी आएगी उसकी, और यहां पे इसके नीचे एक्स क्यूब लिखेंगे तो यहां बचेगा x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, और नीचे है x की पावर 4 dx। आप बोले सर इसके नीचे कैसे आ गया, आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से जब हम x कॉमन लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि अंदर वाली हर टर्म को हम x से डिवाइड कर रहे हैं, और यहां बचता है तभी x प्लस 1। तो कॉमन लेने का कंसेप्ट यही है कि जिस टर्म को हम अंदर से कॉमन ले रहे हैं दैट मीन्स
कि हम अंदर की हर टर्म को उस टर्म से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां डिवाइड हो गया, 3 इंटू 1/3 हो जाएगा x, और यहां पे आ गया 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx, नीचे x की पावर 4, यहां x की पावर 3 बचेगी, 1/3 टू 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/x³ dx। अब अगर हम इस टर्म को पुट कर दें तो ये टर्म चली जाएगी। पुट 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t। 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2/x³ dx इज इक्वल टू dt। हमें चाहिए 1/x³, बाकी टर्म को इधर ले जाओ, dx/x³ को हम लिख सकते हैं dt/-2। लिमिट्स भी चेंज होंगी व्हेन x इज 1/3। जब x 1/3 होगा तो यहां आएगा 1/1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 माइनस 1t। ये ऊपर चला जाएगा 9 माइनस 1, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 8। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो t क्या हो जाएगा, 0। नई लिमिट्स क्या बन गई, 8 to 0। ये टर्म है पूरी, देखिए यहां पर इसकी पावर 1/3 भी साथ में चल रही है, इसको नहीं भूलना। ये है t और इसकी जगह आ गया dt/-2, तो -1/2 तो बाहर आ गया और t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 8 to 0। 4/3 को ऊपर ले जाएंगे, -1/2 इंटू 3/4, 0 माइनस 8 की पावर 4/3। 8 की पावर 4/3 को हम सॉल्व कर लें तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 का क्यूब और उसकी पावर 4/3। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां बचेगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 होता है 16, तो यहां आ गया -3/8 इंटू -16, -3 इंटू -2 इज 6। तो क्वाइट सिंपल ये एक क्वेश्चन था। बेसिकली आपको थोड़ा सा दिमाग कहां लगाना है कि यहां से आपको x³ कॉमन लेना है, फिर तो टर्म्स क्वाइट विजिबल हैं कि 1/x² माइनस 1 को पुट करके ये टर्म यहां से चली जाएगी। और फिर हमने लिमिट्स को चेंज किया एंड सिंपल इंटीग्रेशन यहां पर कर दिया है। द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 5x प्लस 3y और ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं। हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, एग्जैक्टली मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, इनइक्वलिटी का नहीं। तो यहां पर x को 0 लेंगे तो y3, y को 0 लेंगे तो x5। इसके बाद ग्राफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन दैट इज 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहां पे आ गया हमारा x को 0 लेंगे तो y5, y को 0 लेंगे तो x2। ये हमारे पास आ रहा है। अब हम इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन पे इन इक्वेशंस का ग्राफ 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट है x0 y3। x0 y3 होता है यहां पे, फिर x5 y0
यहां पे दोनों से एक लाइन पास करवा देनी है। सो दिस इज फर्स्ट लाइन, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, x0 y5 यहां पर, x2 y0 यहां पर, दोनों से एक लाइन पास करवा देंगे। स्केल से ड्रा करनी है, बिल्कुल सीधी ड्रा कर पाएंगे आप। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमें चेक करना है फिजिबल रीजन किस तरफ है। तो फिजिबल रीजन को चेक करने के लिए आप ये इनइक्वालिटी ले लो, 3x प्लस 5y इज लेस देन 15। लेस देन या ग्रेटर देन वाला जो सिंबल दे रखा है केवल उसको लो। तो x और y दोनों की जगह ओरिजिन को पुट कर दो, 0 इज लेस देन 15। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली 0 15 से छोटा होता है, मतलब इस वाली लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। ऐसे ही इसमें करोगे, 0 प्लस 0 इज लेस देन 10, 0 इज लेस देन 10। तो इस लाइन का भी जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कौन सा रीजन बन रहा है आप चेक करें, ये फिजिबल रीजन हमारे पास बन रहा है यहां पर। अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को आप देखें। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास इसके? एक तो ये है 0,0, एक ये है इसका 2,0, एक ये है 0,3 और एक ये है जो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये वाला पॉइंट हमें और निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेंगे और जो यहां से x और y की वैल्यू आएगी वही हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो करते कैसे हैं, देखो यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15x प्लस 25y इज 75। यहां 3 से कर लो, सबट्रैक्ट कर दें तो x कैंसिल हो गया। यहां 19, y इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू 45 बाई 19 और इसको यहां पुट कर दो, इसमें 10 माइनस 2 इंटू 45 बाई 19, यहां आ गया 190 माइनस 90 बाई 19 दैट इज 100 बाई 19, 5x, 5 से 20 टाइम। तो x की वैल्यू आई 20 बाई 19 और y की वैल्यू आई 45 बाई 19। काफी बड़ी सी वैल्यू आ रही है बट कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिंपली कॉर्नर पॉइंट्स को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना है और उसकी वैल्यू चेक करनी है। तो z एट लेट्स से दिस इज O A B C, z एट 0,0 तो यहां पे आएगा 0 प्लस 0 इज 0, z एट 2,0 यहां रखेंगे 5 इंटू 2 प्लस 0 यानी 10, z एट 20,19, 45,19 यहां पुट कर देंगे। सो 5 इंटू 20 बाई 19, 3 इंटू 45 बाई 19। एलसीएम तो दोनों का सेम आ गया, यहां पे 100, 135 यानी 235 बाई 19। इसके बाद z एट 0,3 यानी 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9। अब चेक करें, 19 10 जा होता है 190 यानी ये 10 से भी बड़ी वैल्यू आएगी। ये 10 है, ये 9 है, तो z जो है वो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, z मैक्सिमम यहाँ आ रहा है। तो सॉरी ये z नहीं है, ये p है
ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको p दे रखा है क्वेश्चन में। कॉमन प्रैक्टिस यही है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन z होता है, दैट्स वाई हमने z लिख दिया, बट यहां p दे रखा है तो p लिखना है आपको। p इज मैक्सिमम एट, किस पर मैक्सिमम है? एट 20, 19 एंड 45/19। दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसके बाद क्वेश्चन 30 को आप देखें तो वो क्या दे रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन 30, सॉल्व dy/dx प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इज इक्वल टू 0, और वो कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो वेरिएबल को सेपरेट कर लें, y वालों को एक तरफ ले आओ और x वालों को एक तरफ ले जाओ। तो यहां पर क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। इधर आएगा तो 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy माइनस dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहां पे आ गया 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस dx। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। इसको इस तरफ ले आएंगे तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किया कैसे हमने, केवल वेरिएबल्स को सेपरेट किया एंड आफ्टर दैट हम इसका सॉल्यूशन इजीली कर पाए हैं। नाउ क्वेश्चन 30 के और वाला पार्ट देखिए, ये भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से दे रखा है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है वो, dy/dx इज इक्वल टू 2 की पावर y माइनस एक्स। तो यहां पर भी हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, बट इजीली सेपरेट नहीं हो पाएंगे, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर y इंटू 2 की पावर माइनस एक्स। बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी। अब y वाले को इस तरफ ले आओ और dx को इधर ले जाओ। सो dy अपॉन 2 की पावर y 2 की पावर माइनस एक्स इंटू dx। इसको ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर माइनस वाई dy 2 की पावर माइनस एक्स dx। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पे, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स dx। और हमारा a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है a की पावर x अपॉन log a, और x का डिफरेंशिएशन यहां होता है प्लस c। तो 2 की पावर माइनस वाई का होगा 2 की पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन -1, और नीचे आएगा log 2 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा हमारा 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस एक्स का -1, और यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज, इसको हम मान सकते हैं log 2 प्लस में सम कांस्टेंट ऑफ c। इसको इस तरफ ले आइए, इस टर्म को, यहां हो जाएगा 2 की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस log 2 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन log 2 इज इक्वल टू c। log 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों के डेनोमिनेटर में एलसीएम में आ गया,
उसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये बचेगा 2 की पावर माइनस वाई माइनस 2 की पावर माइनस एक्स log 2c। अब पूरा कांस्टेंट है, इसको कुछ c ही नाम दे देंगे हम, और इसको हम इधर ले आए प्लस c। दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इस log 2 को नीचे नहीं रखना है, यहां पर कांस्टेंट है उसको c लिख दो या log 2c लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसको हमने सम c नाम दे दिया और क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 31 है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। A member is selected at random. We take x is equal to 0 if he oppose and x is equal to 1 if he favors. Find ex and variance of x. समझे, ex या variance of x निकालने के लिए हमें probability distribution बनाना होगा। अगर हमने probability distribution बना लिया तो ex और variance of x या फिर SD स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को समझो कि कोई सर्टेन प्रपोजल है, 70% मेंबर तो उस प्रपोजल के क्या है, फेवर में है, 30% उसको अपोज कर रहे हैं। उनमें से एक मेंबर को चूज किया गया और उस मेंबर से हम पूछ रहे हैं, हाँ भाई आप उसके प्रपोजल के फेवर में हो या फिर अपोज में हो, तो वो बोलेगा मैं उसके फेवर में हूं। अगर वो कहता है फेवर में है, दैट मींस ये प्रोबेबिलिटी हो गई px इज इक्वल टू 1 की, और वो कहता है कि मैं अपोज में हूं, तो मतलब प्रोबेबिलिटी px इज इक्वल टू 0 की, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं मान लेता हूं लेट P denotes the probability, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं, P denotes the probability that a member is in favor और Q denotes the probability that the member is in oppose, मतलब विरोध में है। तो P की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई, फेवर में कितना है 70%, तो जो परसेंट हमें दे रखा होता है वो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ही दे रखी होती है। तो 70% यानी 70/100 यानी 7/10, और Q निकालेंगे तो 30% यानी 30/100, ये आ जाएगा 3/10। लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल। x क्या है हमारा, रैंडम वेरिएबल है। तो हम px इज इक्वल टू 0 निकाल रहे हैं। px इज इक्वल टू 0 कब होता है, वी टेक x इज इक्वल टू 0 इफ ही अपोज, और अपोज करने की प्रोबेबिलिटी है 3/10, यानी px इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 3/10। px इज इक्वल टू 1 इफ ही फेवर्स, और फेवर करने की प्रोबेबिलिटी है 7/10। बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, ये xi यहां पर 0 और 1, ये pi 3/10 7/10। अब हम निकालते हैं pi xi 0 7/10, और समेशन ऑफ pi xi को ही हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। जोड़ लो, ये आ गया 7/10, यानी मीन जो है वो 7/10 आ रहा है। और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है समेशन ऑफ pi xi का स्क्वायर माइनस ex का स्क्वायर, यानी मीन का स्क्वायर। तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी xi स्क्वायर, xi स्क्वायर होगा 0 1, फिर pi xi स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 7/10,
और समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर भी हो जाएगा 7/10। फार्मूले में वैल्यू रख दो तो यहां आएगा 7/10 का स्क्वायर माइनस 7/10। यहां हो गया 49/100 माइनस 7/10। ओके, देयर इज अ मिस्टेक, दिस इज पी आई एक्स आई और यहां पे है स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर का जो सम है वो तो आया 7/10 माइनस 49/100। एलसीएम लिया 100 तो 70 माइनस 49। यहां पे कितना बचा हमारा, दिस इज 1 6 माइनस 2 21/100। दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आ रहा है 21/100। एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर वो क्या कर रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 लेना है, और फेवर में है तो 7/10 यानी कि x इज इक्वल टू 1 लेना है। और फिर यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, मीन वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कोई टफ टास्क आपके लिए नहीं है।